नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत कम करने का दिया निर्देश। अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाए कम कीमतों का लाभ। मुनाफाखोरी के किसी भी प्रयास से निपटा जाएगा सख्ती से। सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में वरदान साबित हो रहा है डीबीटी। गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में मिल रही है मदद। डीबीटी से बिचौलियों और लंबे इंतजार से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव ने किया आम जनजीवन को अस्त व्यस्त। बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ व स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवान तैनात। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ठंड ने पकड़ ली रफ्तार। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में नहीं हुआ कोई खास सुधार। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्र ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि मुनाफाखोरी के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने नई दिल्ली में गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए चावल प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इस खरीफ की अच्छी फसल भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास पर्याप्त भंडार होने और चावल के निर्यात के बारे में विभिन्न नियमों के बावजूद चावल के घरेलू मूल्य बढ़ रहे हैं। चावल उद्योग को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाया जाए और मुनाफाखोरी के प्रयासों से कड़ाई से निपटा जाए। चावल की वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले 2 वर्षों से 12% के आसपास चल रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हो रही है, जो चिंता का कारण है। बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि कम कीमतों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाया जाना चाहिए। प्रमुख चावल उद्योग संघों को परामर्श दिया गया कि वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने चावल प्रसंस्करण उद्योग को सूचित किया कि अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिसे खुला बाजार बिक्री योजना OMSS के अंतर्गत 29 रुपए प्रति किलोग्राम के आरक्षित मूल्य पर प्रदान किया जा रहा है। ये भी सुझाव दिया गया कि निर्माता व्यापारी खुला बाजार बिक्री योजना OMSS के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से चावल उठाने पर विचार कर सकते हैं, जिसे उपभोक्ताओं को उचित लाभ के अंतर के साथ बेचा जा सकता है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा समुद्री प्रजातियों के संरक्षण की देखभाल के लिए 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान भी की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी गई है। कई संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूचित जंतुओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के मूल्यांकन के लिए कुछ दुर्लभ और संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों जैसे समुद्री कछुए, हम्पबैक व्हेल और डुगोंग को एकीकृत वन्य जीव आवास विकास योजना के अंतर्गत देशव्यापी जनसंख्या की स्थिति और निगरानी को प्राथमिकता दी है। लुप्त प्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत डुगोंग के संरक्षण और उनके आवास संरक्षण की दिशा में देशव्यापी प्रयास के साथ ही समुद्री स्तनपायी डुगोंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और डुगोंग और समुद्री घास से संबंधित समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए पाक की खाड़ी में लगभग 450 वर्ग किसी क्षेत्र को डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। मंत्रालय ने भारत में समुद्री कछुओं और उनके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना भी जारी की है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत मंत्रालय समुद्री जैव विविधता की प्रजातियों की निगरानी और संरक्षण के लिए समुद्री डॉल्फिन को शामिल करने पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा एकीकृत वन्य जीव आवास विकास योजना या लुप्त प्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या निगरानी पुनर्प्राप्ति के लिए समुद्री अकशेरुकी और सहित अधिक प्रजातियों को जोड़ा जाएगा।
जैविक रूप में मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले, मूंगे और मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स, जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स, कछुओं के आवास क्षेत्र और राज कर्कट के आवास जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर भी विशेष तौर से ध्यान दिया गया है और संवेदनशील तटीय पारिस्थितिक तंत्र में विकासात्मक गतिविधियों और कचरे के निपटान पर रोक भी लगाई गई है। और आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के रांची में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा है कि किसान न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब न केवल खाद्य उत्पादन में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है बल्कि एक निर्यातक भी है। किसानों ने उन्हें जैविक और प्राकृतिक खेती की संभावनाओं की खोज करके पोषण संबंधी बेहतर और कीटनाशक मुक्त कृषि करने का आह्वान किया। सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराने और योजनाओं के विषय में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। जी हां, इस पहल का नाम है किसानों का टेक्निकल मित्र और पीएम किसान AI चैटबॉट किसान ई-मित्र। इन दोनों की मदद से अब किसान अपनी किसी भी समस्या या प्रश्न की सही और सटीक जानकारी किसी भी भाषा में हासिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त पाने से पहले अपनी सभी समस्याओं का हल और किसान ई-मित्र से अपनी भाषा में हर सवाल का जवाब और सटीक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए सर्दियों में खेती करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। सर्दियों में ओस, कोहरा, ठंड, पाले और धुंध का असर दिखाई देता है। दिसंबर से जनवरी के महीने में पाला पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पाले से गेहूं और जौ में 10 से 20% और सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, मटर, चना, गन्ने आदि में लगभग 30 से 40% तक और सब्जियों में जैसे आलू, टमाटर, मिर्ची, बैंगन आदि में 40 से 60% तक का नुकसान होता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पाले के कारण अधिकतर पौधों के पत्ते, टहनियों और तने के नष्ट होने से पौधों को अधिक बीमारियां लग जाती हैं। फूलों के गिरने से पैदावार में कमी आ जाती है, पत्तियों और फूल मुरझा जाते हैं और झुलस कर बदरंग हो जाते हैं। दाने छोटे बनते हैं, फूल झड़ जाते हैं, उत्पादन अधिक प्रभावित होता है। पाला पड़ने से आलू, टमाटर, मटर, मसूर, सरसों, बैंगन, अलसी, जीरा, अरहर, धनिया, पपीता, आम और अन्य नवरोपित फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। पाले से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान अपने खेतों की मेड़ों पर घास फूस जलाकर धुआं करें। ऐसा करने से फसलों के आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। पाले के प्रभाव से फसलें बच जाती हैं। पाले से बचाव के लिए किसान फसलों में सिंचाई भी करें। सिंचाई करने से फसलों पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता। पाले के समय 2 व्यक्ति सुबह के समय एक रस्सी को उसके दोनों सिरों को पकड़कर खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक फसल को हिलाते रहें, जिससे फसल पर पड़ी हुई ओस गिर जाती है और फसल पाले से बच जाती है। पाले से बचाव के लिए पाला पड़ने के दिनों में यूरिया की 20 ग्राम लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए, या फिर किसानों को थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर 15-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। इन सब उपायों को अपनाकर किसान अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कृषि क्षेत्र में पूरा कर सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। मिलेट्स के जरिए एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देकर किस तरह से सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की सस्टेनेबल टूरिज्म NRA-NI एवं UPHRA की चेयरपर्सन अंकिता जायसवाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लगातार चलाया जा रहा है। भारत में इसको पूरा करने के लिए वैसे तो सरकारी स्तर पर बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, अंकिता जायसवाल, जो चेयरपर्सन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रही है। ये बात करते हैं। अगर बात करें कृषि क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य, किस तरह लक्ष्य चल रहा है? जी, बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये मुहिम और ये जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न मिलेट ऑफ द ईयर किया है, जिससे पहले यूनाइटेड नेशन से इसको ग्रेन ऑफ द ईयर बोला गया था, बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिमिटिव हो गया था कि लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बट अगर आप देखें श्री अन्न हमारे कंट्री में, इंडिया में, भारत में सदियों से है
और बहुत ज़रूरी था कि उसको एक नाम दिया जाए जो आप दे रहे हैं, और ना कि ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में बहुत हेल्प करता है बल्कि आपके सेहत के लिए भी। और जहाँ तक हम टूरिज़्म में आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट एक पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नंबर में जाते हैं। तो जब तक, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए कि श्रीयन क्या है, उसके महत्व क्या है, हमारे फार्मर्स या कृषि से रिलेटेड सारे लोगों को कैसे उससे एम्पावरमेंट मिल रहा है, और उसके भी जो हम हार्वेस्टिंग करें वो सतत तरीके से करें, और अगर हम उसको आगे ले जाके एम्पावरमेंट दे रहे हैं फार्मर्स को तो उसके जो प्रोडक्ट बने, जैसे अगर गांव में हम बात करें तो औरतें चूड़ा बना सकती हैं, बड़ी बना सकती हैं जो आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल सकते हैं। उसके बाद जब वो पब्लिक सेक्टर जैसे होटल रेस्टोरेंट में आए, आटे भी आए, तो उससे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ या लोगों की बात करें तो उसके लिए पास्ता, ब्रेड्स बन सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो हम टूरिज़्म होटल सेक्टर से लेके बाजरे का पुआ हो गया, समोसे हो गए, चीले हो गए, ये जो हम खा के आज सदियों से लोग स्वस्थ रहे हैं, उसको अगर हम आगे ले जाएंगे तो उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी हमारी। और मेरी यही कोशिश रही है, और जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क होता है, हमने कृषि धन पर डॉक्यूमेंट्री भी की है बताने के लिए कि कैसे टूरिज़्म में हर होटल के आसपास जो फार्म्स हो कृषि वाले, ज्वार बाजरा आपके स्टेट से जो भी रिलेटेड हो, उसमें जो फॉरेनर्स हैं या आपके लोकल लोग भी उसको विज़िट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उसके बाद होटल में आके एक मील खा सकते हैं जिससे उनको उसकी अहमियत और पता लगेगी। आजकल एग्रो टूरिज्म का बहुत ही स्कोप देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ होटल इंडस्ट्री, तमाम तरह की जगह पे एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और ये किसानों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। देखिए, एक मुहिम है जो हर एक व्यक्ति के प्रयास से आगे बढ़ेगा। हम, मेरे से, आपसे, यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे, अभी भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा है, जो आ गया वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो सतत तरीके से जब वो कृषि उद्योग में या अपने फार्म्स में उसको उगाएंगे, बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, बाकी और सवाई चावल जितने भी और हैं उसको उगाएंगे, फिर वो सही तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा, एफपीओज़ द्वारा वो मार्केट में पहुँचे और पब्लिक सेक्टर में आए, तो टूरिज्म में और बढ़ेगा। तो अंकिता जायसवाल, जिनका मानना कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मिशन है उसको न केवल वो लगातार पूरा कर रही है बल्कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाने का काम भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में लगभग 1,70,000 गांव वन क्षेत्रों के निकट स्थित हैं, जिन्हें अक्सर वन सीमांत गांव कहा जाता है। लगभग 300 मिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। राष्ट्रीय वन नीति वन संरक्षण और वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों, मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को शामिल करते हुए भागीदारी दृष्टिकोण से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और ग्राम पारिस्थितिकी विकास समितियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी शामिल हैं, के लिए निर्भर थे। अधिनियम में स्वयं खेती और निवास के अधिकार, सामुदायिक अधिकारों के साथ साथ पारंपरिक प्रथागत अधिकारों की मान्यता और स्थायी उपयोग के लिए किसी भी समुदाय को वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है। डाकघर को डाक डिलीवरी से और आई रुख करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के तुतुकुडी में भारी बारिश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव देखा गया। बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ व स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली
तुतिकोरिन और तेनकासी जिलों में तैनात किया गया। राज्यपाल एन रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई है। इस बीच चेन्नई मौसम विभाग ने तमिलनाडु और कराईकल के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। अगले 3 घंटों में तमिलनाडु के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी है। और राजधानी दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता का स्तर 350 है। बात अगर ठंड की करें तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में डीबीटी का उपयोग किया गया है। डीबीटी से पहले गरीबों को अपना हक पाने के लिए बिचौलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। डीबीटी ने गरीबों की गरिमा बनाए रखने में काफी मदद की है। भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है। इसके जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है। डीबीटी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है। तमाम रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि 53 मंत्रालयों की 310 सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डीबीटी का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीबीटी के कारण करीब 1.14% जीडीपी की बचत होने का अनुमान है। 2014 के बाद डीबीटी में योजनाएं जोड़ने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाने में सफल हुई है। गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में भी डीबीटी का उपयोग किया गया है। हालांकि डीबीटी की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन 2017-18 के बाद जनधन, आधार और मोबाइल के साथ इसकी पूरी क्षमता महसूस की गई थी। डीबीटी के जरिए सरकार पेंशन, एलपीजी की सब्सिडी के साथ अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं में मिलने वाले फायदे को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। डीबीटी से पहले गरीबों को अपना हक पाने के लिए बिचौलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। उन्हें अक्सर लौटा दिया जाता था या उन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। इससे उनकी गरिमा को ठेस लगती थी और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। यानी डीबीटी ने गरीबों की गरिमा को बनाए रखने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को धान का भाव रहा 1985 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 5 रुपए टूटकर 1980 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 16 दिसंबर को धान का भाव रहा 3700 रुपए। 18 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 3600 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 18 दिसंबर को धान का भाव 10 रुपए लुढ़क कर 2090 रुपए से 2080 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 18 दिसंबर को धान का भाव 2183 रुपए पर टिका रहा। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 18 दिसंबर को धान का कारोबार 2185 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। सोमवार को अरहर के बाजार में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। दाहोद और लिंगा सुगुर मंडी में भाव घटे, वहीं राजकोट और गाजियाबाद मंडी में भाव में मजबूती दर्ज की गई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 8000 रुपए।
18 दिसंबर को ये 300 रुपए गिरकर 7,700 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 10,000 रुपए था। 18 दिसंबर को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 10,250 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 9,600 रुपए क्विंटल था, जो 18 दिसंबर को 200 रुपए चढ़कर 9,800 रुपए हो गया। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में अरहर के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 9,900 रुपए रहा। 18 दिसंबर को इसमें 400 रुपए की नरमी आई और भाव 9,500 रुपए क्विंटल रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे अपनी खेती का ख्याल रख सकते हैं, देखते हैं। असम में इस मौसम में आलू में झुलसा रोग हो सकता है। ऐसे में किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ साली धान की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में ही बोरो धान की विभिन्न किस्मों जैसे IR50, विष्णु प्रसाद और ज्योति प्रसाद की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम में सरसों की फसल को आरा या डंक वाली मक्खियों के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़के। यहाँ केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए इसे सफेद पॉलीथीन से ढक दें। असम में चाय के बागानों की कटाई छटाई करते रहें। असम में इस मौसम में मसूर, राजमा, मटर और अलसी की बुआई की जा सकती है। यहाँ नींबू के पौधों में चूसक कीट से नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को हटा दें और इसमें बोड़ो मिश्रण का छिड़काव करें। मेघालय के किसान टमाटर की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय में ही गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की भी नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ अदरक और हल्दी प्रकंद रोग दिखाई देने पर सिंचाई से बचे। पौधों का जमीन से ऊपर का हिस्सा सूख जाने पर खुदाई करें। मेघालय में अनानास के पके फलों की तुड़ाई कर लें। मेघालय में ही अमरूद के पौधों में गोबर की खाद डालें। यहाँ मटर की उन्नत किस्मों जैसे आर्केल, SN10 और आजाद मटर 4 की बुआई की जा सकती है। मेघालय में ही मूली, गाजर और शलगम की बुआई की जा सकती है। इनकी बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर करें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई करते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें।
बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी सांसद पार्टी के संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर संसद में हंगामा करने पर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से हताश निराश हो चुका है। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगाया। अदालत ने सिविल वाद की पौषणीयता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत सही फैसला दिया है और इसे सबको मानना चाहिए। IMF की अनुच्छेद 4 परामर्श रिपोर्ट में RBI की सक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों की प्रशंसा की। IMF ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता मजबूत बने रहने की उम्मीद भी जताई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि युवा भारत, सशक्त भारत, सक्षम भारत। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित कर विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। केंद्र सरकार की कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 के पहले मामले के बाद राज्य को एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वज फहराया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पेपर मिल में सुबह करीब 4:30 बजे आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।